वो रिटर्निंग ऑफिसर के लिस्ट इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। जब मैंने 2024 का इलेक्शन कमीशन के पास आरटीआई एप्लीकेशन डालकर कहा कि देखिए आपके वेबसाइट पे रिटर्निंग ऑफिसर्स का कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज लिस्ट नहीं है, हमें यह पता नहीं चल रहा है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन आरओ बने हैं, सो प्लीज गिव मी ए लिस्ट। तो यह बस यही सवाल को मैंने किया था, और इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हमारे पास रिटर्निंग ऑफिसर का लिस्ट कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं है, आप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास जाइए और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस में इलेक्टोरल थोड़ा ऑफिसर के पास जाइए, थोड़ा वहां से लीजिए। हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं एक ऐसे इंसान जिन्होंने कई सारे आरटीआईज लगाए हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, और उसके जरिए कई सारे इंफॉर्मेशन उन्होंने पाए हैं, एक्सेस किए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे मैं आज उनसे बात करूंगी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। हाल फिलहाल में ही उन्होंने कई सारे आरटीआईज लगाए और जिसके ऊपर उन्हें जवाब नहीं मिला। जैसे कि आप जानते हैं कि आरटीआई एक्ट एक ऐसा टूल है जिसके जरिए कई सारी चीजें एक्सपोज हुई है। अगर मैं आपको बताऊं तो लैंडमार्क जजमेंट जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर था, उसमें आरटीआई के डॉक्यूमेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा। तो अब ये जो हम देख रहे हैं पूरा प्रोसेस की आरटीआई एक्ट को भी वीक किया जा रहा है, हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो उससे जो इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट में यानी कि जनता के हित में है, वो इंफॉर्मेशन अगर हमें ना मिले तो वो किस तरह से हमारे पूरे प्रोसेस को हैम्पर करता है, पब्लिक इंटरेस्ट पॉलिसीज को हैम्पर करता है और जनता को खास तौर पे जनता को इंफॉर्मेशन से वंचित करता है। तो थैंक यू सो मच वेंकटेश मेरे साथ जुड़ने के लिए। वेंकटेश डायरेक्टर है सीएचआरआई में, और सीएचआरआई एक एनजीओ है, और वेंकटेश वहां पर खास तौर पे आरटीआई के विंग को हेड करते हैं। सो वेंकटेश, मैं शुरू करूंगी आपसे। पहला क्वेश्चन ही मेरा आरटीआई के ऊपर है, जो कि अभी बिहार पे काफी चर्चा हो रही है। आपको पता ही है कि बिहार में क्या चल रहा है, एसआईआर के ऊपर कितनी कंट्रोवर्सी है। तो इस पर भी आपने एक आरटीआई लगाया। आप हमें थोड़ा बताएंगे कि आरटीआई में आपने क्या मांगा था और आपको क्या इंफॉर्मेशन मिला। सबसे पहले तो धन्यवाद पूनम, मुझसे बात करने के लिए। तो आपके सवाल के जवाब में आपको मैं बताऊं कि ये जो लेटेस्ट चुनाव आयोग के जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का जो ऑर्डर निकला है, तो उसमें जिक्र है 2003 में जो इसी प्रकार का एक एक्सरसाइज उन्होंने किया था, और जो वोटर लिस्ट है उसको उन्होंने सुधारा था, और जो नाम शामिल करने थे वो किया था, और जिनको हटाना है उनको हटाया था, खासतौर पे जो मृतक व्यक्ति हैं या जो माइग्रेट कर गए हैं। तो जाहिर है कि वो भी एक ऑर्डर के जरिए वो पूरा एक्सरसाइज हुआ होगा। तो मैंने उसका कॉपी मांगा क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था, और इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे भी अवेलेबल नहीं था। उसके साथ साथ चूंकि ये लेटेस्ट जो एसआईआर निकला है कि बिहार में पूरा वोटर लिस्ट को फिर से रिवाइज करना है और घर घर जाके मतदाताओं से बात करके उनका जो जेन्युइननेस है कि वाकई में वो वोटर हैं, इस देश के नागरिक हैं, इसको तय करके उनको वोटर लिस्ट में शामिल करने का जो एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन ने चालू किया है, वो मुश्किल से 1 महीने का समय दिया है उन्होंने हाउस वाइज डोर वाइज एन्यूमरेशन के लिए। हाँ, सिर्फ वो और डोर टू डोर का 1 महीना है, लेकिन ओवरऑल डोर 3 मंथ। का ना कुल मिलाकर तो 3 महीने का वो करते हैं। हम्म। लेकिन इतनी बड़ी राज्य, इतने करोड़ों की संख्या में वहाँ के मतदाता, और इतना कम समय, और चूंकि ये चुनाव के बिल्कुल कुछ ही महीने पहले ये हो रहा है, तो जाहिर है कि कुछ कारण तो रहे होंगे इनको ये करने के लिए। क्योंकि उस ऑर्डर में लिखा था कि इलीगल माइग्रेंट्स को हटाना है, और जो वोटर लिस्ट में रहने के योग्य नहीं है यानी जो इनएलिजिबल है उनका नाम हटाना है। तो ये तय कैसे करेंगे? तो जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन में ऑर्डर निकालने से पहले काफी सारी चर्चा उनके अंदर के जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें हुई होगी। चुनाव आयुक्तों के बातचीत उसमें शामिल जाहिर है होगा ही। उनके निर्देश के बिना इस तरह के ऑर्डर्स निकलते नहीं है। तो उनकी सोच क्या थी, ये फाइल्स में मौजूद होगा, रिकॉर्ड के रूप में, फाइल नोटिंग के रूप में, रेस्पॉन्डेंस के रूप में। तो मैंने उन्हीं रिकॉर्डों का निरीक्षण करने के लिए दूसरा एक सवाल उसी आरटीआई में डाला है कि इन सारे रिकॉर्ड्स का जो इस लेटेस्ट जो 2025 के जो
इंटेंसिव वोटर लिस्ट का जो रिवीजन करना है, उसका जो ऑर्डर निकला है, तो उसके जो आधार बने सारे दस्तावेज, मटीरियल्स फॉर द बेसिस ऑफ टेकिंग दैट डिसीजन, उसका निरीक्षण करवाया जाए। क्योंकि हम इस देश के मतदाता हैं, ये आपके दर्शकों को समझना होगा। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अजीब और गरीब दावा रखा कि जो एसआईआर के खिलाफ अपील में गए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो बिहार के नागरिक नहीं है। ये तर्क मेरे समझ में नहीं आता। नागरिक केवल देश का होता है, किसी राज्य का नहीं है। तो भले ही वो तमिलनाडु में क्यों ना बैठा हो, गुजरात में क्यों ना बैठा हो, सिक्किम में बैठा हो या अरुणाचल प्रदेश में बैठा हो, देश का नागरिक है। और कहीं पे भी चुनाव अगर हो रहे हैं तो हर नागरिक, चाहे उसमें लेने का अधिकार हो या ना हो, लेकिन उसके बारे में जानकारी लेने का तो उसका अधिकार होता है। तो भले ही मैं बिहार में रजिस्टर्ड वोटर नहीं हूँ, लेकिन बिहार कई बार गया हूँ, सूचना के अधिकार को लेकर बहुत वहां पर सरकारी अफसरों को और वहां के नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं को तालीम दिया है, मीडिया वालों को तालीम दिया है। तो आई थॉट कि आई शुड फाइल दिस आरटीआई एप्लीकेशन पता करने के लिए। क्योंकि जो सेक्शन 41C और 41D के तहत, आरटीआई कानून के तहत, चुनाव आयोग को इतना बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते समय जो बुनियादी बातों को पब्लिक के सामने रखने का जो जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है, उसको उन्होंने निभाया नहीं। केवल ये बोल दिया कि हम ये करवाना है और हमारा उद्देश्य है कि जो योग्य नहीं है वोटर उनको हटाएं और जो योग्य वोटर हैं उनको बिठाएं। तय कैसे किया जाएगा? क्योंकि योग्यता आपके सिटीजनशिप के आधार पे होगा, और सिटीजनशिप के मामले को तय करने का जिम्मेदारी और ना ही उसके पावर्स चुनाव आयोग के पास, वो तो केंद्र सरकार के पास। तो ये क्या हो रहा है वहां पर, इसके बारे में स्पष्ट रूप से उस एसआईआर के ऑर्डर में जानकारी नहीं मिल रही है। तो इसलिए आपको, आरटीआई एप्लीकेशन लगाया था। हाँ, अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं, जवाब का इंतजार में हूँ। तो आपने बिहार एसआईआर पे ऑनलाइन पे तो कहीं पर भी हमें कोई सूचना नहीं मिली है इस पर। जी नहीं, देखिए आरटीआई के एप्लीकेशन डालने से पहले, क्योंकि हम जैसे कुछ कार्यकर्ता जो हैं थोड़ा रिसर्च करने में विश्वास रखते हैं कि पहले बैकग्राउंड रिसर्च करो। हो सकता है कि जो जानकारी आप मांग रहे हो ऑलरेडी वेबसाइट पे हो, तो फालतू में आरटीआई एप्लीकेशन डालकर लोक सूचना अधिकारी का समय क्यों बर्बाद करना है। तो इसलिए सबसे पहले तो चुनाव आयोग के वेबसाइट पे हमने जांच किया, ढूंढने की कोशिश करी, तो कहीं पर भी 2003 का जो एसआईआर का ऑर्डर था वो नहीं मिला नहीं। और बिहार का जो मुख्य चुनाव अधिकारी है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उनका भी अलग से वेबसाइट होता है, उसमें भी ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन ये जानकारी वहां पर भी उपलब्ध नहीं थी। तो तो एक चीज बताइएगा, इसके वजह से ये आर्टिकल। ये हम एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं और बहुत सारे, मैंने भी खुद रिसर्च करी थोड़ी बहुत, वेबसाइट पे नहीं मिला मुझे भी 2003 का ऑर्डर। ये कुछ हैरानी वाली बात थी कि आखिर इतने सारे ऑर्डर्स उनके वेबसाइट पे हैं ऑलरेडी, और ये पर्टिकुलर 2003 का ऑर्डर ही गायब है, वहां पर कोई मिल नहीं रहा। इनफैक्ट मैंने देखा बाकी जगह जो एसआईआर उन्होंने कैरी आउट किया तमिलनाडु में या और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, उसके भी मौजूद थे। वहां पर भी उन्होंने कहीं सिटीजनशिप के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। तो ये एक चीज बहुत ही हैरानी वाली बात तो ऑफ कोर्स है ही। लेकिन इससे आगे हम बढ़ते हैं कि आपने इसके अलावा और भी आरटीआई लगाए। अगर हम होलिस्टिकली बात जी करें तो जहां तक जी। इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है आरटीआई के जवाब को लेकर, वो आपको क्या लग रहा है पिछले कुछ सालों में बदला है? अगर हम उसको पिन पॉइंटेडली बोले, लोकसभा 2024 का इलेक्शन हो चाहे महाराष्ट्र इलेक्शन हो, असेंबली जिसपे काफी कंट्रोवर्सी हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? जी, सूचना आयोग में आरटीआई डालने की जो सिलसिला है वो मैंने 2018-19 में शुरू किया। क्योंकि 2018-19 तक चुनाव आयोग जो कहता था कि उनके कामकाज के बारे में, या फिर जो भी चुनाव की जो प्रणाली है उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में, हम कोई उसके ऊपर आशंका नहीं उठाते। वी यूज टू बिलीव व्हाट द कमीशन से। बट 2019 onwards, 2018-19 onwards, there were certain kinds of developments that became increasingly apparent कि चुनाव आयोग जो बातें बता रहा है उसकी पूरी तरह से पुष्टिकरण उसके पास जो वेबसाइट है उसके दस्तावेजों में नहीं मिल रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ कोर्स कंडक्ट्स इलेक्शंस, पब्लिशेस रिजल्ट्स, कैंडिडेट लिस्ट होता है, सीईओ के वेबसाइट पे भी होता है, कई बार डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के वेबसाइट पे भी होता है। लेकिन कुछ ऐसी बुनियादी बातें हैं जो चुनाव के नतीजों को सवाल करने के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि सवाल बहुत उठे हैं, उम्मीदवारों से भी उठे हैं,
मतदाताओं से भी उठे, और जो दावे किए गए 2018-19 के बाद से कि फला चुनाव में हमें इतने सीट मिलने की उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं, इतना हम लेंगे, 400 पार, इस तरह के जब सरकार चलाने वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, उनके तरफ से सवाल जवाब, उनके तरफ से इस तरह के डिक्लेरेशंस आते हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं, तो एक जागरूक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी एक्टर्स के रूप में हमारा ये दायित्व बनता है पूछने के लिए कि हो क्या रहा है, वेयर इज द सर्टेनिटी कमिंग फ्रॉम। मैं जब वोट डालने जाता हूं, मैं हर साल हर चुनाव में दिल्ली में लोकसभा और विधानसभा में वोट डालता रहा हूं, बिकॉज आई एम रजिस्टर्ड हियर। हमें कोई गारंटी नहीं होती कि जिस उम्मीदवार को हम वोट डाल रहे हैं वो वही जीते, करेक्ट। लेकिन चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों को, उनके पार्टी को गारंटी कि हमें इतने ही सीट मिलेंगे। ये कैसे भाई? 300 तो पार करेंगे ही एक पार्टी, गठबंधन के रूप में वी विल बी क्रॉसिंग 380। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो वहां से शुरू हुआ। फिर आपको याद होगा 2018-19 में काफी सारे पिटिशंस गए थे सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को क्वेश्चन करते हुए। और जब इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे चेक किया, उनके एफएक्यूज को देखा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देखा, तो लोगों के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जो सवाल हैं, उनको एक्सप्लेन करने की जानकारी हमें उन्हें उसमें मिली नहीं। तो तब से सिलसिला शुरू हुआ कि आरटीआई फाइल करना है, पता करना है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में और चुनावी प्रक्रिया के बारे में, ये सारे हुए। अब ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन कोविड के बाद फिर से ये सिलसिला शुरू हुआ 2024 में, पिछले साल। क्योंकि वोटर टर्नआउट को लेके आपने भी इस पे बहुत काम किया है, आपने काफी कुछ पर्दाफाश भी किया था इन मुद्दों के बारे में, इलेक्शन कमीशन के डेटा को एनालाइज करके। तो उसमें कुछ ऐसे बातें थे जिसके बारे में चुनाव आयोग पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट नहीं था, तो उनको लेकर आरटीआई फाइल करना शुरू किया। और जो काफी दशकों से कम 60-70 के दशकों से जो मुद्दे चुनावी प्रक्रिया को खलते आए हैं, उसको प्रदूषित करते आए हैं, जैसे मनी पावर, इंटिमिडेशन, लोगों को मतदाताओं को डराना धमकाना, तो इनको रोकने के लिए, इनके ऊपर निगरानी बरतने के लिए कुछ तंत्र बने हैं। देर आर सर्टेन mechanisms that have been put in place to prevent intimidation of voters, prevent bribery of voters। लेकिन इनके संबंध में जो रिपोर्ट्स इलेक्शन कमीशन को पहुंचने चाहिए, न केवल चुनाव क्षेत्र से या राज्य से, बल्कि चुनाव क्षेत्र के जो वार्ड्स हैं वहां उस लेवल से, यानी बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से जो रिपोर्ट्स जानी चाहिए, उनका कहीं पर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जिक्र है ही नहीं। बस चुनाव के थोड़ा पहले या चुनाव के प्रक्रिया के खत्म होने के बाद एक रिपोर्ट निकाल देते हैं कि इतने सैकड़ों करोड़ों का दारू सीज किया, या फिर नशीले पदार्थ सीज किए, या फिर गोल्ड ज्वेलरी, या फिर कैंपेन मटेरियल जैसे साड़ी धोती जो डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप सबको पता है ये कि जो पिछड़े तबके के जो वोटर्स हैं, उनको बहलाने के लिए, उनको फुसलाने के लिए ये सारे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, तो इनका सीजर का रिपोर्ट होता है बस। लेकिन जो ओपन सीक्रेट है कि वोटों को खरीदा जाता है इन टर्म्स ऑफ कैश पेमेंट, वोटर्स ने बोला है, मीडिया ने इसके बारे में रिपोर्ट किया है कि इतने इतने रुपए में वोट खरीदे जा रहे हैं फला कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। उनको रोकने के लिए भी बैंक के द्वारा एक निगरानी तंत्र बना रखा है, उनके रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो इन्हीं को चीजों को लेकर कई सारे आरटीआई एप्लीकेशंस मैंने डाले, और तकरीबन सब में ना का ही जवाब मिला। आपको एक उदाहरण मैं देता हूं, गिव यू एन एग्जांपल। आपको सुनकर और आपके दर्शकों को सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, आज के तारीख में पूरे देश के जो 543 चुनाव क्षेत्र लोकसभा के जो है 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसीज, हर कॉन्स्टिट्युएंसी का एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है जो चुनाव कंडक्ट करवाने के लिए जिम्मेदार होता है, और वो नियुक्ति इलेक्शन कमीशन के रजामंदी के साथ होती है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन के बाद वो होता है। उनको हटाया भी जाता है अगर इलेक्शन कमीशन कहेगा तो, स्टेट गवर्नमेंट नहीं हटा सकता चुनावी प्रक्रिया के दौरान। वो रिटर्निंग ऑफिसर के लिस्ट इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। जब मैंने 2024 का इलेक्शन कमीशन के
पास आरटीआई एप्लीकेशन डालकर कहा कि देखिए आपके वेबसाइट पे रिटर्निंग ऑफिसर्स का कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज लिस्ट नहीं है, हमें ये पता नहीं चल रहा है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन आरओ बने हैं, सो प्लीज गिव मी ए लिस्ट, उसको पब्लिक कर दीजिए वेबसाइट पे। देखिए जानकारी को लेकर मैं क्या करूंगा, जानकारी सबके लिए होना चाहिए। तो ज्यादातर मेरे आरटीआई एप्लीकेशंस आरटीआई कानून के धारा नंबर 4 का जिक्र करते हुए फाइल किए जाते हैं और पब्लिक अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन जैसे उनके से दरख्वास्त किया जाता है ये जानकारी आप कृपया अपने वेबसाइट पे प्रदर्शित करें ताकि सबको मिले। तो मोस्ट ऑफ माई एप्लीकेशंस आर लाइक दिस, प्लीज डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन ए, इंफॉर्मेशन बी, इंफॉर्मेशन सी ऑन योर वेबसाइट एंड सेंड मी द यूआरएल। तो ये बस यही सवाल को मैंने किया था और इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हमारे पास रिटर्निंग ऑफिसर का लिस्ट कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं है, आप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास जाइए और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस में इलेक्टोरल थोड़ा ऑफिसर के पास जाइए, थोड़ा वहां से लीजिए। मानिए। थोड़ा मैं दर्शकों को बता दूं कि रिटर्निंग ऑफिसर का काम क्या होता है। रिटर्निंग ऑफिसर, जिन्हें नहीं पता बिल्कुल। है, कि ये वो होते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करते हैं और इनकी जिम्मेदारी पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज होते हैं। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी हो चाहे पार्लियामेंट्री असेंबली, उनके इंचार्ज होते हैं, इनको रिपोर्ट करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि पोलिंग बूथ में होते हैं। तो आप समझिए, रिटर्निंग ऑफिसर इज सो पावरफुल। इलेक्शन के टाइम में आपका ये कहना कि मेरे पास लिस्ट नहीं है, यानी आप ये कह रहे हैं कि आपको यही नहीं पता कि इलेक्शन में काम कौन कर रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली रिटिक्युलस टू से। और ये जनता को जानने का पूरा हक भी है। अगर मुझे सपोज एज अ वोटर मुझे जाकर कोई कंप्लेंट फाइल करनी है, तो मैं जाकर रिटर्निंग ऑफिसर को भी कंप्लेंट दे सकती हूँ कि जी ये प्रॉब्लम देखी मैंने एक पर्टिकुलर पोलिंग बूथ में। तो और दूसरी बात ये भी बता दूं मैं व्यूअर्स को कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, इलेक्शन कंडक्ट करना और हम वोटर्स के लिए कंडक्ट करना। अगर इलेक्शन हम वोट ही नहीं देने जाएंगे, अगर वोटर्स ही नहीं होंगे, तो इलेक्शन कमीशन का काम ही नहीं है। सो दैट इज द कोर ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग टू हियर कि उन्होंने कहा हमारे पास नाम ही नहीं है, लिस्ट ही नहीं है। आप क्या कंक्लूड करते, क्या रीजन हो सकता है कि इतने बेसिक इंफॉर्मेशन को नहीं देने के पीछे? वेल वो इस तरह का जवाब उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली जवाब है ये कि सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन दावा करता है कि संविधान के आर्टिकल 324 के तहत मैं चुनाव कंडक्ट करने के लिए सब सर्वोपरि जिम्मेदारी मेरी है और इससे इसके लिए जितने पावर्स मुझे चाहिए वो सारे मेरे पास अवेलेबल हैं, जो सच है। तो जब आप इतने इतने पावरफुल हैं और डेमोक्रेसी में तो आपको लोगों के प्रति जवाबदेह भी बनना है। बिल्कुल। सो यू हैव टू टेल पीपल द रिटर्निंग ऑफिसर्स फला कॉन्स्टिट्यूंसी में फला लोग हैं, सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट देम। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट एन इंटर्न, एक लॉ स्टूडेंट इंटर्न हमारे साथ उस वक्त काम करने के लिए 1 महीने के लिए मौजूद थे। तो उनके साथ मैंने सारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के वेबसाइट को छान के रिटर्निंग ऑफिसर की जानकारी निकालने की कोशिश की, वहां पर भी हम कामयाब नहीं हुए। तब जाकर आरटीआई फाइल किया गया, ये देखकर नहीं कि इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जानकारी नहीं है इसीलिए हम आरटीआई वहां पे फाइल किए। उसका पहला का रिसर्च सीईओ के वेबसाइट पे भी हुआ था, सारे सीईओ के वेबसाइट्स। और रिसर्च करते समय आपको सुनकर फिर से ताजुब होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन दैट पर्टिकुलर मंथ इन 2024, उत्तर प्रदेश द लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री, उनका इलेक्टोरल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स वेबसाइट वाज नॉट फंक्शनल फॉर अ फ्यू डेज। उनका आरओ का लिस्ट हमें वहां से मिला ही नहीं। 2 हफ्तों ट्राई करने के बाद जब वेबसाइट रिस्टोर हुआ तब जाके वहां से लिया। सो द पॉइंट इज दैट इट इज नॉट इनफ। और मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहता हूं, इट इज नॉट इनफ टू गो अराउंड सेइंग दैट आई हैव आर्टिकल 324 with all the powers and responsibilities to conduct the election. You have to use those powers in a responsible manner, not just to conduct elections. And in public interest. केवल चुनाव, नो आई टेल यू, टू टेल पीपल, देश के केवल मतदाता नहीं, देश की जनता को, इस देश के नागरिकों को बताने के लिए कि हमने चुनाव किस प्रकार से कंडक्ट किए। हाउ डिड वी कंडक्ट? इट इज नॉट जस्ट इनफ टू से आई कंडक्टेड इलेक्शंस एंड दीज आर द रिजल्ट्स। टुडे accountability demands a lot more. You have to give details to people about every step that you have taken for the very important phrase जो आपने इस्तेमाल किया, public interest। क्योंकि चुनाव में न केवल मतदाताओं का इंटरेस्ट होता है, न केवल चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों का इंटरेस्ट होता है,
ना उनको वहां पर फील्ड करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट होता है। इस देश के हर नागरिक, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो, उनका इंटरेस्ट होता है, क्योंकि चुने गए उम्मीदवार सरकार चलाएंगे केवल मतदाताओं के लिए नहीं, केवल पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। करेक्ट। So the election commission has a huge responsibility to explain to people the process through which they conducted elections and arrive at the results. और उसके लिए कुछ दस्तावेज हैं, कुछ नहीं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में a handful of documents are created which explain the process through which elections were conducted. And unfortunately today, the election commission refuses to disclose those documents. That is a serious problem. तो वेंकटेश, इस पे हम अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है काफी, राहुल गांधी एलओपी जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उन्होंने आर्टिकल लिखा, काफी कंट्रोवर्सी, उस पे भी आपने कुछ आरटीआई लगाए थे? जी बिल्कुल। महाराष्ट्र में और उसके साथ साथ हरियाणा में और झारखंड में भी हमने आरटीआई फाइल किए थे। महाराष्ट्र का पहले बताता हूं। मैंने उनसे पूछा था, चुनाव आयोग से पूछा था कि जो निर्वाचन सदन दिल्ली में बैठता है, उनसे पूछा था कि देखिए, कंट्रोवर्सी इस बात पे हुई है कि चुनाव के दिन ऑन पोलिंग डे 5 बजे के बाद बहुत सारे मतदाता आकर वोट डाल के चले गए। सो द वोटर टर्नआउट फिगर्स वर बीइंग क्वेश्चनड ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लेम कि कितने लोग 5 बजे के बाद वोट डाल के गए। और चुनाव आयोग उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और कुछ गोल मटोल जवाब दिया कि नहीं नहीं, सुबह से लेकर शाम तक जो रिकॉर्ड्स ऑफ वोटर्स, जो टोटल नंबर जो होते हैं, उनका कैलिब्रेशन होता रहता है, इसलिए उसमें चेंजेस होते हैं। बट दैट इज नॉट द होल ट्रूथ। अगर आप रिटर्निंग ऑफिसर का मैनुअल पढ़ेंगे, और ये मैनुअल मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, चुनाव आयोग ने बनाया। उसके साथ साथ हर पोलिंग स्टेशन में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, यानी पोलिंग स्टेशन चुनाव केंद्र का जो मुखिया होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उनके मैनुअल जो चुनाव आयोग ने बनाए हैं, उसमें भी लिखा है 5 बजे के बाद जो लोग क्यू में खड़े रहते हैं वोट डालने के लिए, उनको एक स्लिप दिया जाता है जिसके ऊपर नंबर लिखा रहता है, और जितने लोग खड़े हैं उतने सारे लोगों को नंबर देना पड़ेगा। सबसे आखिरी वाला नंबर क्यू में सबसे पहले खड़े हुए व्यक्ति को मिलेगा, और सबसे पहला नंबर क्यू के बिल्कुल लास्ट में खड़े हुए नंबर को मिलेगा, क्योंकि वो सारे स्लिप्स आप जब कलेक्ट करेंगे तो योर लास्ट नंबर विल बी 1। और वो रिपोर्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपने डायरी में डालना होता है, और रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से उसको कितने लोगों ने 5 बजे के बाद हर पोलिंग स्टेशन में वोट डाला, ये जानकारी चुनाव आयोग को भेजना होता है अगले दिन। इसकी रिपोर्ट मैंने मांगी, उन्होंने बोला हमारे पास है नहीं। अब ये छोड़िए, चुनाव की प्रक्रिया के खत्म होने के बाद, रिजल्ट्स के डिक्लेरेशन होने के बाद, यानी पोलिंग प्रोसेस इज कंप्लीट, उसके बाद चुनाव के सारे आंकड़े, स्टेटिस्टिक्स, कौन सा चुनाव क्षेत्र, उसमें कितने मतदाता थे, उनमें से कितने महिलाएं थी, कितने मर्द थे, कितने दिव्यांग थे, और कितने लोगों ने पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट डाला, और बहुत सारी जानकारी, और कितने जगह पोलिंग रोकना पड़ा कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के लिए। ये सारे डिटेल्स एक रिपोर्ट के रूप में, जिसको स्क्रूटिनी रिपोर्ट बोलते हैं, हर रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव की प्रक्रिया के खत्म होने के बाद, ये सब स्क्रूटिनी रिपोर्ट चुनाव के प्रोसेस के खत्म होने के बाद, आफ्टर पोलिंग डेज अगले दिन के 7 बजे ये रिपोर्ट भेजना होता है, स्क्रूटिनी रिपोर्ट, थ्रू रिटर्निंग ऑफिसर टू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और सीईओ के थ्रू इलेक्शन कमीशन। तो मैंने कहा ये स्क्रूटिनी रिपोर्ट दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हमारे पास है ही नहीं, आप जाइए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मांगिए। कर्नाटका में मैंने डाला, और आपको यकीन नहीं होगा कि कर्नाटका वालों ने, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वालों ने मुझे पैसे लेकर, अतिरिक्त शुल्क लेकर वो रिकॉर्ड्स पकड़ाए भी, और उसमें साफ साफ लिखा है कि कौन से तारीख को वो स्क्रूटिनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था। सो हाउ कैन द इलेक्शन कमीशन टेल मी कि ये हमारे पास है ही नहीं। फिर चुनाव के प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद, रिजल्ट के डिक्लेरेशन वगैरह होने के बाद, एक स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट जाता है, वो एक हफ्ते के अंदर हर स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से चुनाव आयोग को मिलता है। तो मैंने पूछा कि हरियाणा और झारखंड, इनका जो आफ्टर इलेक्टोरल प्रोसेस इज कंप्लीट, उसका जो स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट है उसकी कॉपी दीजिए। आपको यकीन नहीं होगा, हरियाणा और झारखंड वगैरह के चुनाव
खत्म होकर 3 महीने बाद भी इलेक्शन कमीशन ने जवाब में दिया कि उनके तरफ से वो रिपोर्ट्स आई ही नहीं। सो बिग बिग क्वेश्चन कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। अभी 2024 का इलेक्शन जो लोकसभा के लिए हुआ, उसमें उसके सिलसिले में इस साल के फरवरी में चुनाव आयोग ने एक इलेक्शन एटलस करके निकाला, काफी मोटा किताब, वेरी यूजफुल बट वेरी बेसिक स्टेटिस्टिक्स। लेकिन वो स्टेटिस्टिक्स बनाने के लिए जो रिपोर्ट्स जाते हैं जिसमें और सारे डिटेल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एटलस को अगर आप पढ़ेंगे उसमें आपको जानकारी नहीं मिलेगी कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कंटेस्ट करने वाला हर उम्मीदवार आपने चुनावी अभियान पे खर्चा कितना किया। टुडे दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट इजीली अवेलेबल इन वन प्लेस ऑन द इलेक्शन कमीशन वेबसाइट। इलेक्शन एटलिस्ट में केवल टॉप 15 या टॉप 20 और बॉटम 15 या बॉटम 20 का ही लिस्ट होता है। नाउ पीपल हैव द राइट टू नो हु स्पेंट हाउ मच on which on their election campaign। तो ये सारी जानकारी इनको डिजिटल फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद होता है उनके पास। ऑल दैट द कमीशन हैज टू डू इज टू शो द interest, is to show um, willingness, the respect for the mandate, yeah, respect for the mandate more than you see willingness becomes कि मैं करूं या ना करूं वो मेरे ऊपर है। It has to be respect for the citizenry and the electorate कि आपने चुनाव में हिस्सा लिया और हम आपको चुनाव का कच्चा चिट्ठा बता रहे हैं, and not just results। This is how we conduct it। इसको लोग पूछते हैं कि भैया चुनाव हो गए, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, सदन का कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया, हाउस हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, लोकसभा हो या विधानसभा हो। जिसको परेशानी है वो है हारने वाला उम्मीदवार, वो जाएगा इलेक्शन पिटिशन फाइल करेगा हाई कोर्ट में, बिकॉज दैट एक्ट्स एज अ इलेक्शन ट्रिब्यूनल। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? पीपल विल आस्क दिस क्वेश्चन, बट द होल पॉइंट इज दिस दैट इलेक्शन इज कंडक्टेड, इस देश में चुनाव कंडक्ट किया जाता है ना केवल सदन को भरने के लिए, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। चुनाव कंडक्ट किया जाता है लोगों को एक मौका, उनका जो संवैधानिक अधिकार है वो देने के लिए कि हमारे प्रतिनिधि हम कौन चुनकर भेजेंगे। करेक्ट करेक्ट। जो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा सरकार में। सो वी हैव द राइट टू नो एवरी सिंगल डिटेल दैट कैन बी डिस्क्लोज इन पब्लिक इंटरेस्ट अबाउट इलेक्शंस। इनफैक्ट मैं यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, लोगों को पता ही होगा कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स जिसको कितना डाइल्यूट कर दिया गया अभी इसी साल उन्होंने, और इसमें कहा कि हर एक डॉक्यूमेंट को आप नहीं एक्सेस कर सकते, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो पेपर फॉर्म में हो। तो दिस इज अनदर साइन कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन जो कि जनता के लिए बनाया गया है उसका पूरा प्रोसेस ओपेक करा जा रहा है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। तो क्या ये कारण कह सकते हैं, लास्ट योर कमेंट ऑन दिस, कि क्या कह सकते हैं इस कारण भी जनता का डिस्ट्रस्ट, जो एक विश्वास रहा है पॉलिटिकल पार्टीज का या जनता का इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो कम होता गया पिछले कुछ 4-5 सालों में? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये सारे आरटीआई, अब ये सारे जो तकनीकी बातें हैं इनको छोड़ देते हैं। आपने इस मुद्दे पर भी काम किया है कि एक चुनाव केंद्र में, पोलिंग स्टेशन में कितने लोगों ने वोट डाला, दैट इज रिकॉर्डेड इन फॉर्म 17C। एक जमाना था 2019 तक जब फॉर्म 17C चुनाव के खत्म होने के बाद, प्रक्रिया के खत्म होने के बाद, हर पोलिंग स्टेशन का इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर फॉर्म 17C डाला जाता था। बंद हो गया वो। उसको पब्लिक करने में क्या दिक्कत है? एक जमाने में जब आप करते थे तो अभी क्यों रोक दिए उसको? सवाल तो उठता है। तो आपका सवाल का छोटे से अगर मैं जवाब दूं तो देखिए, एक मुट्ठी है, मुट्ठी अगर बंद है तो लोगों का सस्पिशन बढ़ता है, मुट्ठी अगर खुला है सब कुछ पारदर्शी है। इलेक्शन कमीशन हैज टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल दैट दे आर नॉट हियर as superpowers endowed with constitutional mandate and authority to conduct elections. They are here as the servants of the citizenry, tasked with the responsibility of conducting elections so that people can elect their representatives and send them to parliament. वो प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। और पारदर्शिता क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उस चुनाव की प्रक्रिया को कंडक्ट करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी गई है, उनको सौंपी गई है।
उनको लोगों के प्रति जवाबदेह बनना है। एंड व्हेन क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, कमीशन शुड नॉट बिकम ओपेक, क्योंकि वही आशंकाओं को, सस्पिशंस को पैदा करता है। द मोर ट्रांसपेरेंट यू आर, द फ्यूअर क्वेश्चंस देयर विल बी। क्योंकि गिन चुनकर आप देखेंगे, देयर आर ओनली सो मेनी डॉक्यूमेंट्स दैट गेट क्रिएटेड ड्यूरिंग द इलेक्शंस। You make them public, all doubts will be resolved because people will be able to look at those documents and discover the answers for themselves. एब्सोल्युटली। तो ये इसी नोट पे हम यहाँ पर एंड कर दें कि इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंसी, दैट इज द मेन थिंग, ट्रांसपेरेंसी बरकरार करनी चाहिए ताकि जनता का कॉन्फिडेंस वो जीत सके। और ये अभी हालात ऐसे हैं कि जनता का कॉन्फिडेंस इलेक्शन कमीशन पे गिरता ही जा रहा है। वेंकटेश जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट जो कि इतना सारा डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर चुके पास में, और अब लगातार आरटीआई लगाकर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे, इसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी को लेकर बहुत ही कम काम कर रहा है। तो जनता का डिस्ट्रेस जाहिर सी बात है बढ़ता ही जाएगा अगर वो इस तरह से काम करते रहे। थैंक यू सो मच वेंकटेश फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई होप कि जनता को भी पता चले कि कुछ लोग वेंकटेश जैसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं और आप तक सूचना लाते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।